हम जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, पहले उस क्लास को देखें जिससे कि आपकी समझ में बहुत अच्छा आ सके, क्योंकि उस क्लास में हमने इसका भी थोड़ा बेसिक या कह सकते हैं उस क्लास से ये क्लास है वो अटैच है। पहला चैप्टर है, एक दूसरे से सब लिंक है, एक दूसरे से सब अटैच है। तो पहले पहली क्लास देखें, उसके बाद में दूसरी देखें, उसके बाद में आगे कंटिन्यू बने रहें। तो आइए पहले समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको भी समझने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक देखिए, कुछ बेसिक है, जैसे कि ऐसा करते हैं कि सभी स्टूडेंट को भाग देना तो आता ही होगा। इसमें इसका भाग देते हैं, इसका भाग देते हैं, या यहाँ 29 लिख लेते हैं। आगे 8 में भाग देते हैं, 8 का भाग देते हैं 9 में। आगे 6 में भाग देते हैं, या 6 का भाग देते हैं 5 में। समझते रहिए, थोड़ी देर रुकिए और समझते रहिए, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आपको लिखनी नहीं आती है पेपर में, समझ जाते हैं करना कैसे है, भाग विधि से सॉल्व भी कर लेते हैं SCF, लेकिन लिखना नहीं आता है। तो बस लिखने के लिए थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए। आशा करते हैं या पूरा आपको भरोसा दिलाते हैं कि पूरी क्लास देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मुझे लिखना नहीं आता। भाग तो सब दे देते हैं, SCF भाग विधि द्वारा सब लोग कर देते हैं, बस उन्हें दिक्कत आती है कि लिखने में। अब इसे लिखें कैसे? तो लिखने के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसका भाग देते हैं, इसमें 8 का भाग देंगे 24 में, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। शेषफल क्या बचा? 0। 7 का भाग देंगे 29 में, तो 7 चक 28, 1 बचा शेषफल। इसका भाग इसमें देंगे तो ये 1 बार जाएगा। यहाँ क्या बचा? 8 हो गया, 1 बचा। जब इसका भाग इसमें देंगे, अब आप कहेंगे कि हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, या छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। हम लोगों ने टेबल पढ़ी थी कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अगर इसे आगे बढ़ा सकते हो तो इसे एक अंक पीछे भी तो कर सकते हैं। 6 × 0 बराबर 0, 0 × समथिंग ऑल ओवर 0, तो ये 0 है। कहने का मतलब है भाग उस संख्या से देते हैं जो अंदर दी गई संख्या से छोटी हो। तो 6 का भाग देंगे कितने बार? 0 बार। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 0 में करेंगे तब 0, और इसमें से इसे घटाएंगे तो शेष कितना आया? 5। भाग में कहते हैं कि हम भाग टूटे की बिंदी, भाग टूटे की बिंदी। वो बिंदी आती कहाँ से? देखिए, अगर मान लेते हैं 115 कितना है, या 105 मान लेते हैं, नहीं 105 भी नहीं, मान लेते हैं 315 मान लेते हैं। कितना? 315। 315 में 3 का भाग देना है। पहले टर्म में देंगे तो 3 एकम 3, ये कैंसिल, 1 को उतारा। ये ध्यान रखना है, भाग में एक संख्या को एक बार उतार सकते हैं, फिर भाग देना है, फिर उतारना है दूसरा, फिर भाग देना है। तो इसको एक बार उतार लिया, सही है। हम रटते आए हैं कि भाग टूटे की बिंदी, भाग टूटे की बिंदी, या भाग नहीं जाता है तो ऊपर 0 रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, समझ लेते हैं। जब इसका इसमें 1 में भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं। बिल्कुल इसी तरीका से 3 का अगर 1 बार भी नहीं जाता है तो 3 का भाग इसमें 0 बार तो जाएगा। 0 बार दे के देखते हैं, तो 3 का जब 0 में गुणा करेंगे तब 0, कितना शेष बचा? 1। भाग चला गया, हमारी जो प्रक्रिया करने की थी वो पूरी हुई। अब इसको उतारा, 5 हो गया। तो 3 का भाग जब इसमें देंगे तब होता है 5 15। कोई चीज हवा में नहीं आई, कोई चीज हवा में नहीं आई। सब चीज का, हर एक टॉपिक का, या हर एक कंसेप्ट, हर एक कब भाग टूटे की बिंदी आती कब नहीं आती है, हर एक चीज का कंसेप्ट है मैथ में सबके पास। अब वो चीज अलग है आपको बताया जाए या नहीं बताया, तो ये भाग टूटे की बिंदी कहीं भी नहीं आती है। हम भाग जब नहीं जाता है तब हम मान लेते हैं कि अब हम भाग देंगे 0 बार। जब 0 बार भाग देते हैं तब हमारी भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। फिर आगे LCM, आगे संख्या को नीचे उतार लेते हैं, फिर आगे भाग देते हैं। तो ऐसे समझ लिया कि इस तरीका से तो आता है भाग टूटे की बिंदी। आगे
जो हमें समझना है उसे समझ लेते हैं। ये चीज़ बाद की है, हम समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको हमने लिख लिया। अब हमने 8वें और 9th में पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये पढ़ा है। इसमें जो अंदर लिखा होता है उसे बोलते हैं भाज्य, जो ये जितनी बार भाग जाता है उसे बोलते हैं भागफल, और जो सबसे आगे है उसे बोलते हैं भाजक, और जो बाद में बचता है उसे बोलते हैं शेषफल। अब है क्या आपके कि भाज्य बराबर, तो भाज्य कितना है 24, तो 24 को हम लिख सकते हैं 24 बराबर भाजक मतलब 8, भागफल 3 प्लस शेषफल। इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 29 बराबर 7 गुणा 4 प्लस 1। भाज्य बराबर जो अंदर लिखा होता है वो भाज्य होता है। 29 को लिख सकते हैं 29 बराबर 7 गुणा 4 और प्लस शेषफल कितना है 1। शेषफल को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से इस 9 को लिखेंगे। सबसे पहले भाज्य, तो भाज्य कितना है 9 बराबर भाजक, जितने से भाग देते हैं वो होता है भाजक, और जितनी बार भाग जाता है वो होता है भागफल, और बचा कितना जो बचता है बाद में उसे बोलते हैं शेषफल। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 29 को 7 गुणा 4 प्लस 1 लिख दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 5 को लिख सकते हैं 5 बराबर 6 का गुणा 0 में और प्लस कितना बचा 5। यहाँ तक समझने में अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो, आशा करते हैं कि यहाँ तक तो सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये तो हमारी पिछली क्लास की सब बातें हैं, आगे समझ लेते हैं। अब आपको लेके चलते हैं, इसी से कनेक्ट करके आपको लेके चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पर देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और कुछ नहीं है, केवल भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी को उसने मान के तो गणित के मेथड में अलग से लिख दिया है। देखिए उसमें उसने क्या किया है, जो भाज्य है उसको उसने लिखा है गणित में आपको ए के रूप में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में, और जो भाजक है उसे लिखा है बी में, जो भागफल है उसे लिखा है क्यू में, और जो शेष बचता है उसे उसने लिख दिया है आर में। अगर इसको हम बदल के लिखना चाहें इसे, तो भाज्य बराबर कितना है ए, तो ये हो जाएगा ए बराबर भाजक कितना है बी, तो बी, भागफल कितना है क्यू, तो इंटू क्यू, और प्लस शेषफल कितना है आर। जो ये फॉर्म लिख गई आपकी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो ये लिखा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है आपकी यूक्लिड विभाजन और प्रमेय का, कुछ और नहीं है। यही है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आइए आगे बिल्कुल मैथ की भाषा में समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है और ये है क्या। उससे भी पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये आर, हम देख रहे होंगे कि आर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए। तो जो आर का मान है वो या तो 0 हो सकता है और या 0 से बढ़ भी सकता है। बढ़ कितना सकता है, देखिए जो आर का मान है वो हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो बी दिया है भाजक उससे हमेशा छोटा होगा। देखिए यहाँ 7 है, 0 नहीं है, चलिए 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो भाजक दिया है जिससे हम भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा होगा। देखिए इसमें भी 1 है लेकिन इससे छोटा है, इसमें देख लेते हैं 6 है, इसमें 5 है लेकिन इससे छोटा है। तो आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा, या शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। आगे जो शेषफल आएगा वो हो सकता है 0 हो, शेषफल आएगा वो हो सकता है 0 हो या 0 से बड़ा हो। देखिए एक में 0 भी है, 0 से बड़ा भी है, लेकिन b से कैसा है, छोटा। अगर b के बराबर भी हो गया, मान लेते अगर यहाँ 6 हो जाए, जैसे कि किसी प्रकार से मान लेते यहाँ 6 बच गया, तो 6 बचेगा ही नहीं, भाग देने की प्रक्रिया गलत है, क्योंकि इसका भाग इसमें एक बार और जा सकता है, तो फिर कितना आ जाएगा 0। कभी भी भाजक के बराबर शेषफल नहीं आ सकता है। तो इसे अगर हम
मिला के लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं आर का जो मान है वो बी से छोटा, लेकिन क्या ऐसे समझ लेते हैं, इसे इसके पास लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, इधर लिखा है। इसी प्रकार से ये लिखा है, ये आर कितनी बार है, 2 बार, इसको एक बार लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब बात आती है कि इसे पढ़ेंगे कैसे। इसे पढ़ेंगे कि आर का मान है वो बी से कैसा है, छोटा, इसका मुंह जिस तरफ खुल जाए वो बड़ा। आर का मान बी से कैसा है, छोटा, लेकिन 0 के एक तो बराबर लगा है, पहले 0 के बराबर और 0 से इधर मुंह खुला है तो बड़ा। आर का मान बी से छोटा और 0 के बराबर 0 से बड़ा। ये स्टेटमेंट जो है वही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए बिल्कुल स्टेटमेंट इसका क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्टेटमेंट है, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर किसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, कौन सी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अभी आपको बताया था a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कैसे आया। q और r हैं वो कैसी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं। और अभी इससे पहली वाली क्लास में मैंने बताया था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, पहले उसे देखें, इसके बाद बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। तो पूर्ण संख्याएं, जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिला देते हैं तो सभी संख्याएं कैसी हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में 0 भी सम्मिलित होता है। तो आपको बताया था Q और R क्या हो सकता है, 0। जब 6 का भाग दिया था 5 में तब कितना आया था, 0 बार भाग दिया था, तब 0 बटे बचे थे 5। कहने का मतलब है जो ये है भागफल, ये भागफल ही है 0। भागफल भी 0 हो सकता है, Q भी 0 हो सकता है, और R तो देखा ही था, R हम देखते रहते हैं सामान्यतः, R तो 0 होती ही रहती है। ये है Q और R। और जो R का मान है वो B से छोटा, 0 के बराबर और 0 से कैसा होना चाहिए, बड़ा। तब तो दिया है 2 धनात्मक पूर्णांक A और B। A और B कैसे होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक प्लस का हो एक माइनस का हो, या प्लस से माइनस में भाग दे रहे हो या माइनस से प्लस में भाग दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोनों धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। और जो Q और R आएंगे वो कैसे होंगे, पूर्ण संख्या होंगी। हो सकता है कि Q का मान भी 0 हो सकता है R का भी 0 हो सकता है 1 का भी 0 ना हो। आगे देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में भी करेंगे, जिसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसकी सहायता से हम HCF ज्ञात करते हैं। देखिए HCF ज्ञात करना हमें पहले से आता था, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। अगर बात करें 4 की और 8 की तो इनका HCF हम ज्ञात कर सकते हैं। 1 और 8 का कितना बचा, 4 बचा, 2 से 2 बार और 2 एकम 2। लिख सकते हैं 4 बराबर 2 गुणा 2 और 8 बराबर 2 गुणा 2। जो कुछ भी कॉमन है उसे बोलते हैं HCF। तो 2 गुणा 2 कितना कॉमन है, तो ये हो गया HCF बराबर, तो HCF बराबर 4, HCF बराबर 4। इससे निकाल लिया। जब हमें पहले से 2 विधियां पता थी, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि, तो क्या जरूरत पड़ी कि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी पढ़नी पड़ी। तो कुछ संख्याएं इसमें भी इस प्रकार से आती हैं कि उनका हम गुणनखंड नहीं कर सकते, जैसे 19, 27, 25, 0, 1। इसे काटिए, इसे काटते रहिए। सबसे पहले 2 से काटिए, नहीं कटेगी। 3 से काटिए, नहीं कटेगी। 4 से नहीं कटेगी। 5 से नहीं कटेगी। 7, 9, 10, 20 करते चले जाइए, कहीं नहीं कटेगी, केवल 41 से कटेगी। और 41 तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। इसी प्रकार से इसे सोचते रहिए और काटते रहिए, ये भी नहीं कटेगी। लेकिन ये संख्याएं भाग विधि से बहुत जल्दी कट जाएंगी। किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। देखिए एक तो हमने किया 4 का और 8 का, इस तरह से हमें क्वेश्चन करने आते हैं। अगर यही क्वेश्चन आए और कहे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से करिए, तब कैसे करेंगे। इसे करेंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से देंगे भाग, जैसे भाग विधि से मासा ज्ञात करते थे HCF। इसका इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा,
4 दूनी 8, कितना हो गया 0। जब शेषफल 0 हो जाए और जौन सी संख्या से भाग देने से 0 हो तो उसी संख्या को बोलते हैं HCF। तो जो ये संख्या है यही क्या है HCF। अगर बात करें जो अभी लिखा था, कितना लिखा था 19, 27 और 25, 0, 1। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। तो 19, 27 छोटी संख्या है और 25, 0, 1 बड़ी संख्या। इसमें इसका भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो ये हो गया 19 और 27। इसमें से ये गया 4 बचा, यहाँ 9, 7, 5, 574। अब 574 शेष बचा, जिससे भाग दिया था उसमें देंगे 574 का भाग। तो भाग किससे दिया था 19, 27 से। इसमें जब 574 का भाग देंगे तो लगभग 3 बार जाएगा, 3 चक 12, 21 और 1 22, 2 5 17। इसमें से घटाएंगे तो 5, 0 और 205। अब 205 बचा, इस शेषफल में भाग देंगे 574 से। जब इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार, तो ये हो जाएगा 410। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 6 और ये 1। इसमें भाग देंगे 205 से, एक बार जाएगा लगभग, तो ये हो जाएगा 41। और 41 में भाग देंगे 164 का, 41 से भाग देंगे 164 में, तो ये हो जाएगा 4 बार जाएगा, कितना हो गया 0। जब r का मान 0 हो जाए तब जो भाजक होता है वही क्या होता है हमारा HCF। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे, पहले हमारा पहले a क्या था 25, 0, 1 बराबर 1927 गुणा भागफल 1 प्लस शेषफल 574। सही है। आगे दूसरा, आगे हमारा जो भाज्य है वो है 19, 27 बराबर 574, भाजक भागफल 3 और शेषफल 205। आगे है 574 बराबर 205 गुणा 2 और प्लस 164। आगे है हमारा भाजक, भाज्य है आगे हमारा 205, इसका 205 का भाजक 164, इसका भागफल 1 और शेषफल 41। आगे है 164, तो ये हो जाएगा 5वां है 164 बराबर 164 भाज्य 41 भाजक भागफल 4 और प्लस शेषफल 0। यहाँ भी r नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ भी r नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ भी r नॉट इज इक्वल टू 0 और यहाँ है वो r इज इक्वल टू 0। जब r का मान 0 हो जाए तब जो b लिखा है, अगर इसे देखें तो ये ऐसा ही तो लिखा है a बराबर BQ प्लस r। जब r का मान 0 हो जाए तब जो b का मान लिखा है वही क्या है HCF। तो लिख सकते हैं HCF किसका 19, 27, 25, 0, 1 का कितना आएगा, इसका आएगा 41। यही है आपका आंसर। और अगर इनको गुणनखंड विधि से करते, इन दोनों को गुणनखंड विधि से करते तो बहुत टाइम लगता, सोचते रहते जब तक 41 तक पहुंचते तब तक पेपर में टाइम निकल गया होता। तो इस प्रकार से इसे करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी किताब का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। आपकी किताब का पहला ही क्वेश्चन है 135 और 225। तो सबसे बड़ी संख्या को अंदर लिख लेते हैं और छोटी संख्या को बाहर लिख देते हैं। 135 का 225 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, तो ये हो गया 135, 0, 9 और यहाँ 0, 90 बचा। अब 90 में फिर से 90 का भाग फिर से देंगे 135 में, एक बार जाएगा 90 और कितना बचेगा 45। अब 45 का भाग देंगे किसमें 90 में, तो ये हो जाएगा 2 बार चला जाएगा, तो 45 दूनी 90। शेषफल क्या हो गया 0। जिस भाजक से शेषफल 0 हो वही क्या होता है आंसर। तो आंसर इसका कितना आया 45। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे भी तरीका से लिखेंगे। तो पहला लिखते हैं, पहला भाज्य कितना है 225, ये है a का मान, ऐसा ही होता है ना आपका,
ये ए, ये बी, ये क्यू और ये बाद में बचा वो आर। तो ये ए, ये बी, तो अब लिखेंगे बी, ये क्या है बी, तो बराबर बी है 135 गुणा क्यू, क्यू का मान कितना है 1 और प्लस आर, आर कितनी है 90, जहाँ आर नॉट इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा कितना है 135, ये है ए का मान, बी का मान कितना है इसमें 90, क्यू का मान 1 प्लस आर का मान 45, यहाँ भी आर नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ भी आर 0 नहीं हुई। आगे तीसरा है 90 बराबर 45 गुणा 2 और प्लस 0। अब आर क्या हो गई, और जब आर 0 हो जाए तब इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में लिखा है बी क्यू प्लस आर। जब आर 0 हो जाए तब जो बी का मान लिखा हुआ है वही क्या है ये आंसर, तो लिख सकते हैं HCF किस का 135,225 का कितना आएगा 45। ये हुआ आपका आंसर। ये है क्वेश्चन लिखने का तरीका।